नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। क्या किसी भी कंपनी के लिए एक परफेक्ट या आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दशकों से बहस चल रही है। बिल्कुल। और आज हम इसी बहस की गहराई में उतरेंगे। ये टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर सीए इंटर के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो एमसीक्यू हो या प्रैक्टिकल सवाल। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ थ्योरीज को रटना नहीं है, राइट। बल्कि उनके पीछे की जो सोच है उसे समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई कंपनी जब ये फैसला लेती है कि उसे कितना पैसा कर्ज मतलब डेट से उठाना है और कितना अपनी पूंजी यानी इक्विटी से, तो उस फैसले का कंपनी की असल वैल्यू पर क्या असर पड़ता है। और क्यों पड़ता है ये भी? हाँ, और क्यों। हम इसे कहानियों, उदाहरणों और पिछले सालों के एग्जाम ट्रेंड से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। मतलब एकदम आसान भाषा में। देखिए, आसान भाषा में ये किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म फंड्स का एक मिश्रण है, यानी डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। और हमारा जो मुख्य सवाल है वो ये है कि क्या इस मिश्रण को बदलने से, मतलब डेट इक्विटी रेशियो को बदलने से फर्म की टोटल वैल्यू पर, वीएफ पर, हाँ, वैल्यू ऑफ द फर्म वीएफ, और उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ पर कोई फर्क पड़ता है? यही तो $1 मिलियन सवाल है। एग्जैक्टली। और इसी के जवाब में फाइनेंस की दुनिया में दो खेमे हैं। अच्छा। हाँ, एक खेमा है जो रेलेवेंस थियरीज में विश्वास रखता है। वो मानते हैं कि हाँ, एक परफेक्ट मिक्स होता है और उसे ढूंढकर कंपनी की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, कह सकते हैं। और दूसरा खेमा है इररेलेवेंस थियरीज का। उनका कहना है कि ये सब एक भ्रम है। आप मिक्स कितना भी बदल लें, अंत में कंपनी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। पहले ऑप्टिमिस्ट्स की बात करते हैं। वो थ्योरीज जो मानती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर सच में मायने रखता है। इसमें सबसे पहली और सबसे सीधी थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, यानी एनआई अप्रोच। हाँ, ये क्या कहती है? इसका लॉजिक तो कुछ ज्यादा ही सरल नहीं लगता कि बस सस्ता कर्ज बढ़ाते जाओ। लगता तो है। एनआई अप्रोच का मानना बहुत सीधा है। क्या? एक फर्म को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा डेट शामिल करना चाहिए। लॉजिक ये है कि डेट इक्विटी के मुकाबले एक सस्ता सोर्स है। सही। तो थ्योरी कहती है कि जितना ज्यादा आप सस्ता डेट इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ कम होती जाएगी और फर्म की वैल्यू वीएफ बढ़ जाएगी। एक मिनट। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो 100% डेट वाला कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, थ्योरी तो नहीं कहती है। पर ये तो बहुत ज्यादा रिस्की लगता है। असल दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? मतलब इस लॉजिक में क्या कमी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस थ्योरी की सबसे बड़ी आलोचना है। ये एक बहुत बड़ी मान्यता, एक अजम्पशन पर आधारित है कि आप चाहे जितना भी डेट ले लें, आपकी डेट की कॉस्ट केडी और इक्विटी की कॉस्ट केई हमेशा स्थिर रहेगी। अच्छा, जो कि असल में होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल दुनिया में नामुमकिन है। इसे ऐसे समझिए, एनआई अप्रोच एक ऐसी गाड़ी की तरह है जो मानती है कि आप चाहे जितना चाहें एक्सेलरेटर दबाते रहें और स्पीड बढ़ती जाएगी, ये भूलकर कि एक पॉइंट के बाद इंजन गर्म होके फट भी सकता है। सही बात है। इंजन का फटना ही तो असली रिस्क है। तो मुझे लगता है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच आया होगा, जो एक ज्यादा बैलेंस्ड व्यू देता है। बिल्कुल। ट्रेडिशनल अप्रोच एक बीच का ज्यादा व्यवहारिक रास्ता सुझाता है। वो कैसे? ये कहता है कि शुरुआत में एक हद तक डेट बढ़ाने से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ वाकई में कम होती है और फर्म की वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि आप महंगे इक्विटी को सस्ते डेट से रिप्लेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक ऑप्टिमम पॉइंट के बाद, हाँ, जब डेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो इंजन गर्म होने लगता है। फिनेंशियल रिस्क इतना बढ़ जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा रिटर्न की मांग करने लगते हैं, जिससे केई तेजी से बढ़ने लगता है। और कर्ज देने वाले भी तो घबराएंगे। बिल्कुल। बहुत ज्यादा कर्ज देखकर लेंडर्स भी घबरा जाते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांगने लगते हैं, यानी केडी भी बढ़ जाता है। नतीजा ये होता है कि केओ भी बढ़ने लगता है और वीएफ गिरने लगती है। तो ये एक तरह का गोल्डीनॉक्स सिनेरियो है, न बहुत ज्यादा डेट न बहुत कम। हाँ, बस सही मात्रा में। और एग्जाम में शायद इसी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को पहचानने वाले सवाल आते होंगे। एकदम सही।
प्रैक्टिकल सवालों में आपको अलग-अलग डेट इक्विटी लेवल्स पर केओ कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, ताकि आप वो पॉइंट ढूंढ सकें जहां केओ सबसे कम हो और वीएफ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये तो समझ आया, पर फिर फाइनेंस की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम आए, मोडिगिलियानी मिलर यानी एमएम। एमएम। और उन्होंने पहले तो कहा कि ये सब कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन फिर उन्होंने अपनी ही थ्योरी को बदल दिया जब उन्होंने टैक्स को इसमें शामिल किया। एक टैक्स जैसी चीज ने उनकी पूरी सोच को कैसे पलट दिया। ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। जब हम कॉर्पोरेट टैक्स को पिक्चर में लाते हैं तो एमएम अप्रोच भी एक रेलेवेंस थ्योरी बन जाता है। अच्छा। हाँ, कारण बहुत सीधा और शक्तिशाली है। डेट पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स की बचत होती है। टैक्स शील्ड। बिल्कुल, टैक्स शील्ड। ये सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये असली कैश है जो कंपनी की जेब में बचता है। सरकार एक तरह से आपको कर्ज लेने के लिए सब्सिडी दे रही है। मतलब ये तो सरकार की तरफ से मिला हुआ एक तरह का डिस्काउंट कूपन है। हाँ, कह सकते हैं। और इसी टैक्स एडवांटेज की वजह से जिस कंपनी ने कर्ज लिया है, यानी लेवर्ड फर्म वीएल, उसकी वैल्यू हमेशा उस कंपनी से ज्यादा होगी जिसने कोई कर्ज नहीं लिया है, मतलब अनलेवर्ड फर्म वीयूयू। और इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला भी है ना। जी। और ये एग्जाम के लिए शायद सबसे जरूरी फॉर्मूला में से एक है। VL = VUL प्लस डेट गुना टैक्स रेट। मतलब एक लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू प्लस उस टैक्स शील्ड की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। ओके। और एग्जाम में एमएम अप्रोच विद टैक्स वाले सवालों को हल करने के लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या है वो स्टेप्स? पहले VUL निकालें, फिर इस फॉर्मूले से VL निकालें, फिर लीवर्ड कंपनी का केओ निकालें और अंत में इक्विटी की वैल्यू S निकालें। ये स्टेप्स फॉलो करने से गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। ठीक है, तो टैक्स शील्ड का तर्क काफी मजबूत है, लेकिन टैक्स के आने से पहले जो दूसरा खेमा था, उनका क्या तर्क था? मतलब इररेलेवेंस थ्योरीज। हाँ। उसमें पहली है नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI अप्रोच। ये NI अप्रोच को कैसे काटती है? NOI अप्रोच का तर्क बड़ा स्मार्ट है। ये मानता है कि निवेशक बेवकूफ नहीं है। इसका लॉजिक ये है कि जैसे जैसे एक फर्म सस्ता डेट बढ़ाती है, उससे जुड़ा फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता है। ये रिस्क कहीं जाता नहीं, बस लेंडर्स से इक्विटी शेयर होल्डर्स पर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, रिस्क शिफ्ट हो जाता है। हाँ, और इस बढ़े हुए रिस्क की भरपाई के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा रिटर्न की मांग करते हैं, यानी KE बढ़ जाता है। तो NOI कहता है कि डेट से होने वाला फायदा KE के बढ़ने से पूरी तरह खत्म, या कहें कि ऑफसेट हो जाता है। अरे, मतलब एक हाथ से जो मिला सस्ता डेट, वो दूसरे हाथ से चला गया महंगी इक्विटी के रूप में। वाह। तो नतीजा ये हुआ कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO हमेशा स्थिर रहती है और इसीलिए फर्म की वैल्यू पर भी कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि आप एक टाइट रोप पर चल रहे हैं। सस्ता डेट लेना एक सेफ्टी नेट लगाने जैसा है, लेकिन उस सेफ्टी नेट के भरोसे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप और भी खतरनाक करतब दिखाएंगे, जिसके लिए आपको यानी इक्विटी होल्डर को ज्यादा फीस चाहिए होगी। क्या बढ़िया एनालॉजी है। और मोडिग्लियानी मिलर का ओरिजिनल आइडिया भी तो इसी पर आधारित था, लेकिन उन्होंने इसे साबित करने के लिए आर्बिट्रेज प्रोसेस का इस्तेमाल किया। जी। ये शब्द सुनने में हमेशा बड़ा भारी लगता है। क्या आप इसे किसी सरल उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। आर्बिट्राज का मतलब है बिना कोई पैसा लगाए, बिना कोई रिस्क लिए मुनाफा कमाना। मान लीजिए बाजार में एक दुकान पर वही कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की मिल रही है और ठीक बगल वाली दुकान पर 12 रुपए की। आप क्या करेंगे? मैं तुरंत 10 वाली से खरीदकर 12 वाली के ग्राहकों को 11 में बेचूंगा। बस, आप बिना किसी रिस्क के 1 रुपया कमा रहे हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक दोनों दुकानों का रेट बराबर नहीं हो जाता। समझ गया। ये तो मौके पे चौका मारने जैसा है। तो MM ने इसे कैपिटल स्ट्रक्चर से कैसे जोड़ा? MM का तर्क था कि अगर दो समान फर्में जिनका बिजनेस और प्रॉफिट बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू अलग-अलग हो। हाँ, तो निवेशक यही गौके पे चौका मारेंगे। वो आर्बिट्रेज करेंगे, जिससे अंत में दोनों फर्मों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ओके, तो एग्जाम के लिए इसके जो 2 केस हैं वो बताइए। पहला, जब डेट वाली कंपनी लेवर्ड फॉर्म महंगी बिक रही हो। केस 1 VL VUL। यहाँ निवेशक लेवर्ड कंपनी के महंगे शेयर्स बेचेगा, फिर वो देखेगा कि उस कंपनी ने कितना डेट लिया है और उतना ही उधार वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ले लेगा। 1 मिनट, होममेड लेवरेज
मतलब उसने खुद ही कर्जा ले लिया? बिल्कुल, होममेड लेवरेज। फिर इन दोनों पैसों से वो अनलेवर्ड कंपनी के सस्ते शेयर खरीद लेगा। ऐसा करने से उसकी इनकम तो उतनी ही रहेगी, लेकिन ये सब करने के बाद उसकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा कैश बच जाएगा। अरे वाह, यही उसका आर्बिट्रेज गेन है। एग्जैक्टली, रिस्क फ्री मुनाफा। मतलब उसने घर बैठे ही सस्ती वाली कंपनी को महंगी वाली कंपनी जैसा बना दिया और पैसे भी कमा लिए। और अगर इसका उल्टा हो, जब बिना डेट वाली कंपनी अनलेवर्ड फॉर्म महंगी हो? केस 2, VUL, यहाँ निवेशक उल्टा करेगा। वो अनलेवरेज्ड कंपनी के महंगे शेयर बेचेगा और उस पैसे से लेवरेज्ड कंपनी के सस्ते शेयर और उसका डेट दोनों खरीद लेगा। अच्छा, उसका डेट भी? हाँ, कंपनी के डेट को खरीदकर वो एक तरह से कंपनी के लेवरेज को अपनी इन्वेस्टमेंट में न्यूट्रलाइज कर रहा है। नतीजा फिर से वही, उसकी इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे शुरुआत में ही एक मुनाफा हो जाएगा। समझ गया। ये आर्बिट्राज प्रोसेस ही वो अदृश्य हाथ है जो MM के अनुसार दोनों फर्मों की वैल्यू को हमेशा बराबर रखता है। ये आर्बिट्राज का लॉजिक तो बहुत दमदार है, लेकिन ये एक परफेक्ट दुनिया मानकर चलता है। असल दुनिया में तो दिवालिया होने का खर्च, वकीलों की फीस, ये सब भी तो होता है। बिल्कुल, और वहीं पर हम थ्योरी की दुनिया से निकलकर असलियत के और करीब आते हैं। ट्रेड ऑफ थ्योरी। हाँ, ट्रेड ऑफ थ्योरी यही करती है। ये MM की टैक्स वाली थ्योरी और दिवालियापन की लागत को जोड़ती है। ये मानती है कि डेट लेने से टैक्स शील्ड का फायदा तो होता है, ये सच है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जैसे जैसे आप कर्ज बढ़ाते हैं, दिवालिया होने का खतरा बढ़ता है, इसकी अपनी लागतें होती हैं। जैसे कानूनी फीस, बिजनेस का नुकसान। हाँ, अच्छे कर्मचारियों का कंपनी छोड़कर जाना। एक स्मार्ट कंपनी को इन दोनों के बीच एक संतुलन, एक ट्रेड ऑफ बनाना होता है, और वही उसका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच का ही एक ज्यादा आधुनिक वर्जन है। लेकिन ये सारी थ्योरीज ये मानती हैं कि मैनेजर हमेशा कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या उनके खुद के व्यवहार पर भी कोई थ्योरी है? मुझे लगता है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इसी बारे में है। आपने बिल्कुल सही समझा। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी फाइनेंस से ज्यादा मनोविज्ञान के बारे में है। अरे वाह, ये तो फाइनेंस से ज्यादा साइकोलॉजी की बात हो गई। हाँ, ये मानती है कि मैनेजर असल में फंड जुटाने के लिए एक खास क्रम, एक ऑर्डर पसंद करते हैं। क्या ऑर्डर? उनकी पहली पसंद हमेशा होती है इंटरनल फाइनेंस, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे शांत रास्ता है। किसी से पूछना नहीं, बाहर कोई जानकारी नहीं देनी। ठीक है, अपना पैसा सबसे पहले। अगर वो कम पड़ जाए तो दूसरी पसंद होती है डेट, कर्ज लेना। ओके। लेकिन उनका आखिरी और सबसे नापसंद विकल्प होता है नए इक्विटी शेयर्स जारी करना। ऐसा क्यों? नए मालिक लाना तो अच्छी बात हो सकती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब कोई कंपनी नए शेयर जारी करती है तो बाजार में ये संकेत जाता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि उनके शेयर अभी ओवर वैल्यूड है। अच्छा, कि अभी महंगे बिक रहे हैं, इसीलिए बेचकर पैसा उठा लो। एग्जैक्टली। ये एक नेगेटिव सिग्नल है और अक्सर नए शेयर इशू करने की खबर से कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है। ये तो जबरदस्त इंसाइट है। मतलब ये थ्योरी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पर आधारित है। तो ये ऑर्डर, पहले अंदर का पैसा, फिर उधार का पैसा और सबसे आखिर में नए मालिकों का पैसा, MCQs के लिए एक हॉट टॉपिक होगा। वो प्रैक्टिकल सवालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है EBIT EPS एनालिसिस। ये टूल असल में कैसे काम करता है? ये एक मैनेजर का सबसे प्रैक्टिकल टूल है। मान लीजिए आपको एक नए प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए। आपके पास 3 विकल्प है। A, सारा पैसा नए शेयर जारी करके, B, आधा शेयर आधा कर्ज, या C, सारा पैसा कर्ज से। ओके। EBIT EPS एनालिसिस आपको ये कैलकुलेट करने में मदद करता है कि अलग-अलग प्रॉफिट लेवल यानी EBIT पर किस विकल्प से आपके मौजूदा शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा कमाई EPS होगी। और फैसला कैसे होता है? क्या हमेशा सबसे ज्यादा EPS वाला ऑप्शन ही बेस्ट होता है? ज्यादातर हाँ, लेकिन एक पेंच है। अगर सवाल में PE रेशियो नहीं दिया है तो सीधा नियम है जिस विकल्प में सबसे ज्यादा EPS हो उसे चुने। और अगर PE रेशियो दिया है तो हमें एक कदम और आगे जाना होगा, क्योंकि EPS सिर्फ कमाई है, जबकि शेयर होल्डर की दौलत मार्केट प्राइस से बनती है। सही। एक ज्यादा डेट वाला प्लान आपको ज्यादा EPS तो दे सकता है, लेकिन ज्यादा रिस्क की वजह से बाजार उसे कम PE रेशियो दे सकता है। इसलिए हम हर विकल्प के लिए MPS निकालते हैं,
जो होता है EPS गुना PE रेशियो। और फिर हम सबसे ज्यादा MPS वाले विकल्प को चुनते हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया। अब इसमें दो और कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत जरूरी हैं दोनों। पहले इंडिफरेंस पॉइंट को समझते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता वाला पॉइंट। मतलब ये वो EBIT का लेवल है जिस पर दो अलग अलग फाइनेंसिंग विकल्पों जैसे प्लान A और प्लान B का EPS बिल्कुल बराबर होता है। अच्छा, EBIT लेवल से कम कमाने पर एक प्लान बेहतर होगा और ज्यादा कमाने पर दूसरा। ठीक है। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? ये बिजनेस के ब्रेक इवन पॉइंट से कैसे अलग है? ये बहुत अलग और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहां कंपनी अपने ऑपरेटिंग खर्चे निकाल लेती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। राइट। लेकिन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स शेयर होल्डर्स के लिए सर्वाइवल लाइन है। ये वो न्यूनतम मिनिमम EIBT लेवल है जो कंपनी को कमाना ही पड़ेगा ताकि वो अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस जैसे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड चुका सके। तो इस पॉइंट पर EPS 0 होता है? एग्जैक्टली EPS ठीक 0 होता है। अगर EIBT इससे नीचे गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं बचता। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। नहीं है। हमने NI और MM विद टैक्स जैसे ऑप्टिमिस्ट को देखा जो डेट को फायदेमंद मानते हैं, तो वहीं NOI और MM विदाउट टैक्स जैसे सिनिक्स को भी समझा जो मानते हैं कि अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और ट्रेडिशनल और ट्रेड ऑफ जैसी थ्योरीज हमें एक व्यवहारिक रास्ता दिखाती हैं जहां टैक्स के फायदे और दिवालियापन के खतरे के बीच एक समझदारी भरा संतुलन बनाना ही असली कला है। एग्जाम के नजरिए से मेरी सलाह यही होगी कि हर थ्योरी के पीछे के लॉजिक को समझें और EBIT EPS एनालिसिस, इंडिफरेंस पॉइंट और आर्बिट्राज के प्रैक्टिकल सवालों पर खास ध्यान दें। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही आपको हर सवाल हल करने में मदद करेगी। यह एक शानदार चर्चा थी और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। बताइए। आज हमने जो भी थ्योरीज पढ़ी वो ज्यादातर स्थापित मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर लागू होती हैं। जरा सोचिए, आज की नई युग की स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां जो सालों तक मुनाफे में नहीं आती और लगभग पूरी तरह से इक्विटी फंडिंग पे चलती हैं, इन पारंपरिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को किस तरह चुनौती देती हैं? क्या वो तर्कहीन है या वो कैपिटल स्ट्रक्चर के खेल को बिल्कुल नए नियमों से खेल रही हैं? इस पर विचार जरूर करें।